दीदी, विनोद की शादी करवा दी आपने। मैंने सुना, ये तो बहुत ही अच्छा काम किया आपने। पर मुझे बुलाया होता तो और अच्छा होता, पर आप लोगों ने किसी को बुलाया ही नहीं। वो तो मैंने सुना, तो मैंने सोचा कि चलो दुल्हन से मिल भी आऊं। विनोद की शादी हो गई, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं भी यही सोच रही थी, अब क्या किया ही जा सकता है, भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। विनोद की बीवी को अभी गए हुए 2 साल हो चुके हैं, और विनोद की बेटी पता नहीं कैसे अकेले पलती। ये काम तो आपने बहुत अच्छा किया दीदी। अब देख ना सरला, विनोद की बीवी तो चली गई और अपने पीछे छोड़ गई अपनी एक छोटी सी मासूम सी बच्ची को। मेरी छोटी बहू ही उसकी देखरेख कर रही थी, पर छोटी बहू के सर पे इतना सारा घर का काम रहता है, अब वही उस बच्ची को भी संभाले, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसीलिए मैंने ना विनोद की शादी करवा ही दी। हाँ, इस उम्र में उसका लड़की का मिलना, बहू मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन भगवान की कृपा से सब संपन्न हो गया। और जल्दी में मैंने ज़्यादा कुछ बड़ा फंक्शन भी नहीं किया, यूँ ही बस छोटी सी फंक्शन करके और शादी करवा दी। अब जान ही रही हो किस तरह से शादी हुई है, तो क्या ही इसमें बहुत बड़ा कुछ करना। अच्छा दीदी, तो दीदी लड़की कैसी है, कहाँ की रहने वाली है, और उसका बैकग्राउंड कैसा है, सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक है? अरे हाँ सरला, मैं मिलवा देती हूँ उससे तुम्हें। लड़की बहुत अच्छी है और एकदम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो अनमैरिड भी थी। अब बस ये है ना कि उसकी एज 40 साल हो गई थी, और मेरा विनोद भी तो 45 साल का है। अब इस उम्र में मुझे वही अच्छी लड़की मिली, तो मैंने उसी से शादी करवा दी विनोद की। लड़की बहुत अच्छी है, तुमसे मिलवाती हूँ मैं, रुको बुलाती हूँ। बहू, ओ छोटी बहू, जरा बड़ी बहू को लेकर यहाँ आना। लाई मम्मी जी। लीजिए मौसी जी, मिल लीजिए मेरी जिठानी जी से। यही है मेरी जिठानी जी। प्रणाम मौसी जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। बढ़िया है। चलो भाई, अच्छी बात है, विनोद की भी शादी हो गई, विनोद का घर बस गया, मुझे तो बेहद खुशी है। हाँ, अब दुल्हन चाहे जैसी भी हो, पर घर बस गया, अच्छी बात है ना, विनोद का घर बस गया। और बहू, तुम्हारी एक बेटी भी है, तुम्हें पता है ना? हाँ जी मौसी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। बिटिया मेरे लिए भी मेरी बिटिया जैसी ही है, मैं उसे माँ का प्यार दूंगी। हाँ चलो बहू, जाओ अपने हाथों से चाय बना कर ले आओ। तुम्हारी मौसी जी आई है ना, आज पहली बार तुम्हारे हाथों की चाय भी पी ले, जाओ। जी मम्मी जी, अभी लेकर आई। ये क्या नमूना उठाकर लाई है दीदी। विनोद के लिए यही लड़की मिली थी आपको? अब मुझे पता चला, 40 साल तक इसकी शादी क्यों नहीं हुई। बिल्कुल पहाड़ जैसी लड़की है। छोटी बहू, अंदर जाओ। हाँ जी माँ जी, जी माँ जी, चलिए जेठानी जी। ये क्या है सरला, तुम मेरे ही घर में आकर मेरी ही बहू की मुंह पर इसका मजाक उड़ा रही हो। अरे अभी नई नवेली आई है, वो उसे तो पता भी नहीं है कि किसका नेचर इस घर में किस तरह का है। तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? तुम्हारे साथ तो उसने कुछ गलत भी नहीं किया। देखो सरला, एक बात तुम्हें अच्छे से समझा दूं, मेरी छोटी बहन हो तुम, तुम्हें समझा दूं मैं। अगर इस घर में मेरी बात कोई तुम्हें 1 गिलास पानी पूछ सकता है तो ना, तो वो मेरी बड़ी बहू ही रहेगी। और मेरी बड़ी बहू के साथ तुम इस तरह का बर्ताव कर रही हो, मेरे ही घर में आकर, वो भी मेरे ही सामने। अरे दीदी, मैंने क्या गलत बोला? जो सच है मैंने वही तो कहा। अब उसकी शादी इसीलिए तो नहीं हुई होगी, कितनी मोटी सी है वो, कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी? हाँ, हमारे विनोद की मजबूरी थी। अब उसके बेचारे की पहली बीवी कितनी सुंदर थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में ही नहीं है, तो उसकी शादी करने के लिए आपको यही लड़की मिली थी। अरे कोई किसी की छोड़ी हुई या किसी की दूसरी बीवी, इस तरह की कोई लड़की ले आती, कम से कम सुंदर तो लाती। इसको देखकर तो विनोद जरा सा भी खुश नहीं होगा। क्या ही आपने उसकी शादी करवाई, उसकी जिंदगी तो पहले की तरह वीरान ही रह गई। मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए सरला, मुझे घर में एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरी पोती को माँ का प्यार दे सके, और मैं इसलिए पूरी तरह से श्योर हूँ कि इस लड़की में वो सारे गुण हैं। ये मेरी पोती को माँ का प्यार दे सकती है, इस घर को संभाल सकती है। मैं तुम्हारे कहने से खाली रूप और सुंदरता देखकर किसी भी लड़की को ले आऊँ, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अपना घर चलाना मुझे आता है अच्छे से। तुमने अपना घर किस तरह से चलाया हुआ है ना, वो तो मैं देख ही रही हूँ। तुम अपनी बुद्धि का कमाल ना अपने घर में दिखाना, मेरे घर में आकर नहीं। ठीक है दीदी, बहुत हो गया, बहुत सुना लिया आपने मुझे। अरे जो सच्चाई है सो है। जरा सा आपकी बहू से मिलने क्या चली आई, आपने तो मुझे बेइज्जत ही कर डाला। अरे इतना भी क्या बुरा बोल दिया मैंने? जो सच है सो है ना, ये सच तो आपको पहले से स्वीकार करना चाहिए था ना। जब इतनी बेकार सी बहू लेकर आ रही थी अपने बेटे के लिए, तब सोच लेना चाहिए था ना कि लोग तो बात करेंगे ही। तब आपने क्या करने ऐसी बहू चुनकर लाई? हाँ नहीं तो चलिए आप मुझे समझा लें, मैं खुद ही आज के बाद आपके घर में कदम नहीं रखूंगी। ये बात तुम 20 बार कहकर इस घर से निकली हो और हर बार आ जाती हो। बेचारी मेरी बड़ी बहू,
अभी कितना ही समय हुआ है उसे इस घर में आए हुए, अभी से लोगों की ताने सुनने लगी। वो कह रही थी, इसी वजह से वो किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। इतने मुश्किल से तो उसके माँ बाप ने मना कर उसकी शादी यहाँ करवाई है। यहाँ एक छोटी सी बच्ची है, उसका मन लग जाएगा इस घर में, किसी तरह वो खुद को एडजस्ट कर ले। मैं तो इसी कोशिश में हूँ, पर मैं क्या करूँ ऐसे ऐसे लोगों का जो आकर मेरे घर में आग लगा जाते हैं। लोगों को पता नहीं क्या पड़ी है। हम अपनी जिंदगी चाहे जिस तरह से जिए, लोगों को क्या परेशानी होती है। हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चला लेंगे। लोग दूसरों के घरों में क्यों झाकाताकी करते हैं, अपने घर का मामला क्यों नहीं देखते। मुझे समझ नहीं आता लोगों का ये। बाहर जैसी लड़की। छोटी, तुम इतना हंस क्यों रही हो इस बात पर? हाँ, मानती हूँ कि मौसी जी ने मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला हो, मैं उसके बारे में नहीं सोच रही हूँ। तुम क्यों बार बार सोचकर इतना खुश हो रही हो? हाँ, इसमें खुश होने वाली हंसने वाली क्या बात है? हाँ, क्या करूं जेठानी जी, मुझसे हंसी रुकी नहीं रही है। ज्यादा हंसी आ रही हो तो तुम्हारी अम्मा को बुला दो, वो भी काफी मोटी है, उनको भी देखकर हंसना तुम, तब ठीक रहेगा। नहीं सासू माँ, मैं बस वो मौसी जी ने ऐसे बोला ही कि मुझे हंसी आ गई। आई एम सॉरी सासू माँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया। वो उनकी बात बार बार याद आ रही थी तो बस वैसे ही हंसी निकल जा रही थी मेरे। हाँ, जब फालतू रहोगी कोई काम तो रहेगा नहीं तो तुम्हें हंसी आएगी। जा जाकर अपना कोई काम निपटाओ, समझी? और एक बात तुम्हें अच्छे से समझा दूं, इस घर की तुम दोनों बहुएं हो और मेरी बड़ी बहू तुमसे उम्र में और पद में हर चीज में तुमसे बड़ी है। तुम भले इस घर में पहले आई हो, लेकिन वो इस घर में तुमसे बड़ा पद लेकर आई है। उसका सम्मान करना, उससे अच्छे से बात करना सीख लो तुम, समझी? तुम जाओ अब यहाँ से। जी सासू माँ। काम की ना काज की, दुश्मन है नाज की, बस घूमने फिरने को कह दो इसको इधर से उधर। क्या हुआ बहू, तो इतनी उदास क्यों है? क्या हुआ, क्या बात हो गई? माँ जी, आपने सुना ना मौसी जी ने क्या कहा? माँ जी, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी। माँ जी, अभी तक लोग मेरा अकेले मजाक उड़ाते थे, अब लोग आप लोगों का भी मजाक उड़ाएंगे मेरे साथ, इसीलिए मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। माँ जी मुझे लगता है मैंने ये शादी करके गलती कर दी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। बहू, तुमने एक गाना नहीं सुना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो समझ रही हो ना कि लोग तो कुछ भी कहेंगे, तुम्हारा काम उनकी बातों को सुनने का नहीं है। अब चार लोग क्या कहेंगे ये भी तुम सोचोगी तो वो चार लोग क्या सोचेंगे? उन्हें भी तो कुछ सोचने का मौका दो, कुछ कहने का मौका दो। अब वो चाहे जो कहे, चाहे जो सुने, उससे तुम्हारी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम्हें अपना जो ठीक लगे तुम वो करो। भगवान ने तुम्हें ये जिंदगी दी है, कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, इसका निर्णय तुम खुद को लो ना, दूसरों पर क्यों डालती हो? देखो बहू, अपने खुशियों की चीजें ना हमेशा अपने पास रखना चाहिए। अगर अपने खुशियों की चाबी तुमने किसी और के हाथ में दी, लोगों के हाथ में दी, तो तुम हमेशा दुखी रहोगी, समझी? जी माँ जी। इसलिए आज से एक बात गांठ बांध लो, संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई कमी ना हो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी है, और जब तुम किसी से मिलोगी ना तो लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारी कमियां बताएंगे, अच्छाई तुम्हें कुछ ही लोग बताएंगे, पर कमियां तुम्हारी हर इंसान बताएगा। इसलिए तुम खुद के अंदर अच्छाई ढूंढो। कमियां बताने के लिए लोग हैं, उन्हें बताने दो, जो वो कहे कहने दो। उनके कहने से अपनी जिंदगी पर कोई असर मत डालो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, समझी बहू? यही है खुशियों का मूल मंत्र। जी माँ जी। अच्छा ठीक है बहू, अब तुम आराम कर लो थोड़ा, और अभी वो बच्ची भी स्कूल से आती होगी तो उससे थोड़ा मिल लो। देखो बहू, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बेटी से भी घुलो मिलो, ठीक है बहू? जी माँ जी। कल तो आपको फिर से स्कूल आना पड़ेगा माँ। माँ, आपको पता है कल पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो हम लोग की मीटिंग अटेंड करने तो आपको आना ही होगा, है ना माँ? और आप मेरी माँ हो, इस नाते आपको मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करनी होगी। और गुड़िया के तो पापा आएंगे, यानी ताऊ जी। नहीं भैया, दादी बता रही थी मेरी भी माँ आ गई हैं, जिनसे कल मैं मिली थी, कितनी अच्छी हैं वो आएंगी मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग में मेरी माँ बनकर। बेटा, वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो तुम्हारी सौतेली माँ है, और सौतेली माँ ना अच्छी नहीं होती। शुरुआत में बहुत प्यार जताती हैं, उसके बाद फिर बच्चों को घर से निकाल देती हैं। तुम अभी जानती क्या हो, मैं अपने बेटे की असली माँ हूँ। मैंने जन्म दिया है इसे, और तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, और जो अब तुम्हें मिली है ना वो तुम्हारी सौतेली माँ है, और सौतेली माँ कभी अच्छी नहीं होती, डायन होती है, डायन। चलो रोहन, घर चलो। क्या सौतेली माँ डायन होती है, बच्चों को घर से निकाल देती है? ना ना, मैं उस औरत को अपनी माँ नहीं बनने दूंगी। हाँ, नहीं तो वो मुझे भी घर से निकाल देगी। लाओ
जल्दी जल्दी से कुछ मेकअप ही कर लेती हूँ। मेकअप करती हूँ तो मुझे कितना अच्छा लगता है मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। लाओ थोड़ा सा अपना टचअप कर लेती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। ओह वाह, इतनी सुंदर मेकअप किट, इतना सारा सामान। ये सब जेठानी जी आज आप अपने मायके से लेकर आई हैं क्या ये सब कुछ? हे भगवान, कितना सारा सब कुछ है इसमें सजने वाला। मुझे तो आपकी मेकअप किट बहुत पसंद आई। वैसे जेठानी जी, अब इस उम्र में मेकअप करके आप क्या ही करोगी? कोई नई नवेली दुल्हन थोड़े हो आप जो इतना सज संवर कर रहना है आपको। अरे आपकी उम्र हो चुकी है, कुछ उसका भी ख्याल करो। ये सारी जो चीजें हैं ना आपकी, ये सारी मेरे काम आएंगी। मुझे यूज करने दो ये सब कुछ। मैं ये सब कुछ ले जा रही हूँ। अरे पर मेरी बात तो सुनो। अरे इसमें सारी मेरी पसंद की चीजें हैं, इन्हें ऐसे कैसे ले जा सकती हो तुम? अरे मेरी बात तो सुनो। क्या जेठानी जी, आप भी ये सब ना मेरे काम आएगा। आप क्या करोगी? मेकअप करना तो मेरा शौक है, मेकअप का उम्र से क्या लेना देना। और वैसे भी मेरी शादी तो अभी अभी हुई है ना, और मुझे सजना संवरना अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैंने मेकअप के इतने सारे सामान खरीदे थे। पर मेरी देवरानी सब लेकर चली गई। अरे वाह, मेरी बिटिया आ गई स्कूल से। वाह, अच्छा बेटा बताओ आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? मैं तुम्हारे लिए क्या बना दूं जो खाना मेरी बच्ची को पसंद हो, और कल तुम्हारे लिए टिफिन में क्या बना दूं? स्कूल में क्या क्या हुआ, टीचर ने मेरी बिटिया को क्या क्या बोला, बताओ मुझे बेटा। तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मेरी सौतेली माँ हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। क्यों बताऊं मैं तुम्हें? पर बेटा, सौतेली ही सही, माँ तो माँ होती है ना। माँ के लिए तो सब बच्चे बराबर होते हैं ना। बेटा मेरे लिए तो तुम मेरी बेटी ही हो। नहीं, सौतेली माँ सिर्फ सौतेली माँ होती है। सौतेली माँ डायन होती है, डायन। वो माँ नहीं होती, वो बच्चों को घर से बाहर निकलवा देती है। मुझे सब पता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और तुम भी मुझसे कोई बात मत करना, समझी तुम? चली जाओ मेरे घर से। बहू इधर देख। बहू, अभी वो बच्ची है, उसका मन कोरा है, कोई भी उस पर कोई भी रंग चढ़ा देता है। तुझे सावधान रहना होगा, तुझे उसे संभालना होगा। माँ का कर्तव्य यही होता है, बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोकने का। और तू उसे अपनी बेटी मानती है ना, तो भले ये बच्चे कितनी भी गलती क्यों ना करे, माँ बाप उन्हें छोड़ नहीं देते। तुझे भी अपनी बेटी को छोड़ना नहीं है। गलत रास्ते पर जा रही है वो, उसके हाथ पाँव पकड़कर उसे सही रास्ते पर लाना है, अपने प्यार से, ममता की छांव से। अभी वो बच्ची है, तो उसे जितनी ममता देगी ना, सब धीरे धीरे वो तेरी ही हो जाएगी। समझ रही है ना मेरी बात? मैं कुछ कहूंगी बाजी तो आपको बुरा लगेगा, पर मैं पहले ही कहती थी, पहले ही आपसे कहा था कि पहले पूछ तो लो बिटिया से कि उसे गुड़िया को सौतेली माँ चाहिए भी कि नहीं। पर आपने मेरी बात नहीं मानी। विनोद भैया की शादी हो जाए, विनोद भैया की शादी हो जाए, हमेशा इसी जुगाड़ में लगी रही आप। और अब क्या फायदा हुआ? विनोद भैया की मर्जी के खिलाफ आपने उनकी शादी भी करवा दी, और मेरी जेठानी जी आ भी गई। पर ना बेटी इनका मुँह देखना चाहती है, और ना ही उसका बाप। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जेठानी जी यहाँ रहेंगी किसके लिए। उसकी चिंता तो मत कर, तू अपना परिवार संभाल, वो अपना परिवार संभालने के लिए है। वैसे भी जब मेरी बड़ी बहू को भी बच्चे नहीं हो रहे थे ना, तब तूने उसको भी बहुत परेशान किया था। उसके बाद उसकी एक बेटी हो गई, तब तो उसके बेटी के लिए परेशान कर रही थी, और इससे पहले कि कुछ और हो पाता, वो इस दुनिया से ही चली गई। तू ना अपनी जेठानियों की दुश्मन है। तेरी जेठानी कोई भी रहे तो, लेकिन तू उससे दुश्मनी ही रखेगी। देख बहू, एक बात मैं तुझे अच्छे से समझा दूं, भगवान हमेशा अच्छे लोगों का ही साथ देते हैं, इसलिए अच्छी बन जा और लोगों को समझना सीख, अपने परिवार में एक रहना सीख, समझी? जिन लोगों के पल पर ना तू कूदती रहती है, अपने ही परिवार में जो आग लगाती रहती है, एक दिन अकेले होकर रह जाएगी। समझ लेना मेरी बात को, गांठ बांध ले। बहू तो इसकी बातों पर ध्यान मत दे। पर देवरानी जी की बात तो सही है माँ जी, ना तो गुड़िया ना तो उसके पापा, कोई मुझे नहीं देखना चाहता माँ जी। माँ जी मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, मैंने बहुत गलत किया। विनोद जी की शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी। अगर ये बात मुझे पहले पता होती ना, तो मैं इस रिश्ते के लिए कभी हाँ ना करती। माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ये रिश्ता नहीं करना चाहिए था। इतने सालों में मुझे बहुत से लड़कों ने रिजेक्ट किया था मेरे मोटापे की वजह से, पर मैंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। मुझे हमेशा ये सही लगा कि उन लोगों को मैं पसंद नहीं थी, उन्होंने मुझसे इनकार कर दिया शादी करने से। पर विनोद जी को जब मैं अच्छी नहीं लगी थी, तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? बहू बहू, मुझे कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा। बहू दिन ब दिन दुखी होती जा रही है। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरे विनोद का घर बसा रहे, पर जिस रास्ते पर उसका परिवार जा रहा है ना, उसके परिवार का घर बसना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये मेरी छोटी बहू, ये तो जानबूझकर मेरी बड़ी बहू की जिंदगी में और मेरे बड़े बेटे की जिंदगी में आग लगाती रहती है। किसी को सुख ये देख ही नहीं सकती। मैं क्या कहूँ इसका?
पर अब मुझे ही कुछ करना होगा जिससे कम से कम मेरे बड़े बेटे का घर अच्छे से बच सके। ये लड़की बहुत अच्छी है, पर मैं क्या करूं, मेरे बेटे को कौन समझाए। हाँ रवि, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि सारे मजदूरों को इकट्ठा कर लो और सबसे पहले सारा कच्चा माल जो है ना उसको पैक करवा दो, जिससे कच्चा माल खराब ना हो। बारिश होने वाली है, कच्चा माल बाहर रह जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है विनोद, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है बेटा। अच्छा ठीक है रवि, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। हाँ, तब तक जितना काम बताया है ना उतना करवा दे, सारा कच्चा माल हटवा दे। ठीक है। हाँ माँ बताओ। विनोद, ये क्या है बेटा, मैंने तेरी शादी करवाई है और तेरा ध्यान बहू के प्रति बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तू अपनी जिंदगी में पहले की तरह ही लगा हुआ है। मैं मानती हूँ बेटा कि तू अपनी पहली पत्नी को बहुत चाहता था, लेकिन देख अब वो इस दुनिया में नहीं है। गुड़िया की माँ अब इस दुनिया में नहीं है, तुझे ये सब स्वीकार करना ही होगा। और देख, तेरे लिए जिंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल है, मैं जानती हूँ, पर तुझे अपनी बेटी के लिए आगे बढ़ना ही होगा। क्या चाहता है कि तेरी पत्नी की आखिरी निशानी तेरी बेटी वो इस तरह से अकेले गलत रास्तों पर चली जाए, एक दिन उसका भविष्य अंधकार में बदल जाए। तू मेरी बात क्यों नहीं समझता बेटा। मैं अपनी जीती जिंदगी चाहती हूँ कि गुड़िया को एक अच्छा परिवार मिल जाए, माँ मिल जाए, बाप मिल जाए, जो उसकी माँ चाहती थी, उसके लिए एक अच्छा भविष्य, वही मैं भी चाहती हूँ। और तू गुड़िया की माँ को प्यार करता था ना, तो क्या तू इतना नहीं कर सकता गुड़िया के लिए, उसकी माँ के लिए। माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरी शादी मत करवाइए। मैं आशा के अलावा कभी किसी को नहीं चाह सकता। गुड़िया की माँ आशा ही मेरे लिए सब कुछ थी माँ, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं दोबारा से अपनी जिंदगी घर गृहस्थी नहीं बसा सकता माँ। आपने कहा था कि आप गुड़िया के लिए माँ लेकर आ रही हो, पर मैंने आपसे कहा था कि वो मेरी बीवी कभी नहीं बन पाएगी। आपने तब पर भी नहीं माना, मेरी शादी करवाई आपने। माँ, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। मैं उसकी माँ के अलावा और किसी को नहीं चाह सकता। तो तू क्या चाहता है, गुड़िया की जो माँ रहेगी वो तेरी बीवी नहीं रहेगी? गुड़िया की माँ की ही बात कर रही हूँ मैं। गुड़िया की माँ अब इस दुनिया से जा चुकी है, और अब जो उसकी माँ है उसे भी इस परिवार में रहने के लिए तेरे प्यार और सम्मान की जरूरत है बेटा। देख, मैं इस दुनिया में हमेशा नहीं बैठी रहूंगी, अब आगे तेरी मर्जी है। देख, उसने तुझसे शादी की है, वो लड़की तेरी जिम्मेदारी है। तू क्या चाहता है, तू अपनी पुरानी जिंदगी में, बीती हुई जिंदगी में जीता रहेगा तो वो लड़की अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी? अपने साथ साथ तू गुड़िया का और उस लड़की का सबका भविष्य अंधकार में डाल रहा है। इतना स्वार्थी मन मत बेटा। तुझे एक बात और बता दूं, मरे हुए लोगों के साथ मरा नहीं जाता, बल्कि जो जिंदा है उनके लिए जिया जाता है, और यही असली जिंदगी है। समझ रहा है ना तू मेरी बात? पर माँ, मैं कुछ नहीं जानती, तू खुद को जिंदा लाश बनाना चाहता है ना, बना ले, पर तू अच्छे से जानता है तेरी बेटी का भविष्य फिर किस राह पर जाएगा। सोच लेना तू, अगर गुड़िया को माँ न मिली और बाप तो उसका है ही नहीं, तब फिर सोच ले, जब जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते वो अनाथों की तरह पलते हैं, और मैं तो सारी जिंदगी यहाँ बैठी नहीं रहूंगी। जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तब तेरी बच्ची का क्या होगा ये तो खुद सोच लेना। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आशा की आखिरी निशानी अच्छे से पले। आशा जहाँ भी हो उसे इस बात का दुख ना हो कि उसकी बेटी की जिंदगी में ये कमी रह गई। ठीक है माँ, मैं कोशिश करूंगा। ये हुई ना बात। देख बेटा, मैं जानती हूँ पुराने जख्मों को भुलाना आसान नहीं होता, पर जिंदगी में आगे बढ़ना यही जिंदगी है। वो लड़की भी अब तेरी जिम्मेदारी है, और मैं चाहती हूँ कि गुड़िया को एक अच्छा हंसता खेलता परिवार मिले, माँ मिले, बाप मिले, वो भी अच्छे से पले। जैसे अंकित पल रहा है, तेरी छोटे भाई का बेटा, उसका पूरा परिवार है, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि गुड़िया का भी परिवार हो, बच्ची खुश रहे। देख बेटा, इससे आशा भी खुश होगी। तूने बहुत ही अच्छा काम किया। चल अब एक अच्छा सा काम और कर दे। जा, बहू अपने कमरे में है, उसे जाकर कह दे कि कल तो उसे घुमाने ले जा रहा है, अच्छे से तैयार होकर बैठे, वो कल तेरा इंतजार करे। देख बेटा, यही सारी कोशिशें हैं जो तेरा परिवार फिर से बसा सकती हैं, और गुड़िया को एक अच्छा परिवार मिल सकता है, और तुझे भी एक अच्छी बीवी मिल सकती है। देख बेटा, जिंदगी में आगे बढ़ना ना बहुत जरूरी है। ठीक है माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हे भगवान, जय जगन्नाथ। मुझे तो लगता है प्रभु अब मेरा काम हो जाएगा। कोई मुझे पसंद नहीं करता, न शादी से पहले ही कोई मुझे पसंद करता था, और न ही शादी के बाद ही कोई मुझे पसंद करता है। मैं क्यों आई इस परिवार में? सुनो आंचल। जी जी, कहिए, आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो मैं तुमसे कहने आया हूँ कि कल शाम को 5 बजे मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने कहीं चलूंगा, तुम तैयार रहना, ठीक है? बहुत ही तेजी तेजी में बोला गया प्रपोजल था ये, वही कंडीशन अप्लाई वाले की तरह। पर मुझे पसंद आया। मुझे घुमाने ले जाना चाहते हैं, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। मैं कल अच्छे से तैयार होंगी। ये कल ना शाम को यही वाली साड़ी पहनूंगी, लाल साड़ी, हरा ब्लाउज। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कॉम्बिनेशन, लाल और हरे का। ये बारिश भी हो रही है और इस मौसम में ये साड़ी बहुत सुंदर लगेगी। मुझे तो ये बहुत पसंद है। इसके साथ की चूड़ियाँ और नेकलेस और ज्वेलरी भी निकाल लेती हूँ। हाँ, बढ़िया रहेगा। वो जेठानी जी, मैं कहने आ रही थी कि वाह, कितनी सुंदर साड़ी है ये,
पर जेठानी जी ये आपके पास क्या कर रही है? आप इस उम्र में ये कलर पहनोगी, लाल और हरा? आप पागल तो नहीं हो गए हो जेठानी जी? आपका दिमाग विमाग ठीक है कि नहीं? माना कि आपकी शादी अभी अभी हुई है, अब करोगी ही क्या? पहले तो आपकी शादी कहीं हो नहीं रही थी, फिर 40 साल में आपको ये एक बेटी का बाप मिल गया शादी करने के लिए। तो आपकी शादी हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि आप एकदम नई नवेली दुल्हनों की तरह तैयार होगी। अपना मजाक क्यों उड़ाना चाहती हो आप? हाँ, बूढ़ी गोली लाल लगाम, लोग यही कहेंगे आपको। लाओ, ये साड़ी मैं ले जाती हूँ। और मैं आपसे ये कहने आई थी कि कहीं घूमने उमने जाने का आपका प्रोग्राम बन रहा हो ना, तो जरा खाना बना कर जाना शाम वाला। क्या है ना कि सुबह मैंने आज नाश्ता बना दिया था, मेरा काम खत्म है, शाम वाला आप कर लेना। आपके मायके वालों को भी ना तमीज नहीं थी, कैसी कैसी साड़ी दे दी लड़की को। मजाक ही उड़े इसका हर जगह। छोटी बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बड़ी बहू का सामान खींचने की? हाँ माँ जी, आपका भी दिमाग इनके मायके वालों की तरह खराब है क्या? आप देख नहीं रहे हो ये किस रंग की साड़ी है? इस रंग की साड़ी पहनेंगी जेठानी जी इस उम्र में? किस उम्र में? हाँ, किस उम्र में? 40 साल की उम्र में वो लाल साड़ी नहीं पहन सकती? मैं यहाँ 80 साल की उम्र में लाल साड़ी पहन के खड़ी हूँ। बोल मुझे तू। हाँ, अब मैं क्या बोलूँ माँ जी? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अब आप पहनती हो तो क्या ही कह सकते हैं। चुप कर, चुपचाप से साड़ी रखकर मेरी बहू के पास जा, समझी? वो उसकी साड़ी है, तेरी नहीं। और उसका जो दिल करेगा वो पहनेगी। उम्र के हिसाब से कौन सा रंग पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये नियम तू बनाएगी। अरे भारत सरकार है क्या तू? रखा ना वो साड़ी, और दोबारा मुझे तो ऐसा कुछ काम करती दिखना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रखो साड़ी। रख दे रही, मेरा क्या जा रहा है? हाँ, घुमाओ इन्हें बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम बनाकर, मुझे क्या है? अब जब लोग इनका मजाक उड़ाएंगे ना, तब इन्हें खुद ही दुख होगा। एक तो वैसे भी इतनी भयंकर सी है, ऊपर से आप साड़ी दिला दो और इनको लाल पीली। हाँ, नहीं तो ये कोई नई नवेली दुल्हन है। अरे 40 साल की उम्र में शादी हो गई, यही बड़ी बात है। लेकिन नहीं, आपको तो नहीं दुल्हन बनाना है ना, उड़वाओ मजाक इनका। फैशन की ना कोई सेंस, ना सास को है ना बहू को। मेरा क्या जा रहा है? मैं तो चाहती थी कि कोई इनका मजाक ना उड़ाए। लो जेठानी जी, पकड़ो अपनी साड़ी, चाहे फेंकना चाहे पहनना, जो मन करेगा वो करना, मेरा क्या जा रहा है? हाँ तो ठीक है, तेरा कुछ नहीं जा रहा है ना, तो तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? तेरे मायके वाले तो बड़े अच्छे हैं ना, उनसे ले लेना अपने रंग की साड़ी जो तू पहन सके। अपनी उम्र के हिसाब से बता देना उनको। और हाँ, एक नियम बनवा ले, नियमावली, उसको चिपकवा दे बाहर देश के हर कोने कोने में कि मैंने ये नियम बनाए हैं, किस उम्र में किसको क्या पहनना है। अब तू ही तो बताएगी सबको। बढ़िया, ये फैशन आइकन। चल भाग यहाँ से। और एक बात सुनती जा, शाम का खाना नाश्ता कुछ मेरी बड़ी बहू नहीं बनाएगी। जब तक ये इस घर में नहीं थी तब तक तू ही बनाती थी ना, तो आज भी तू ही बना ले। जब ये घर में जिस दिन रहेगी उस दिन बना लेगी। मेरे घर में सारा काम सहयोग से होगा, कोई किसी को काम नहीं बताएगा। काम बताने के लिए मैं हूँ अभी जिंदा। ये क्या है बहू, तू अपने हक के लिए नहीं बोलेगी तो मैं कब तक तेरे लिए लड़ूंगी? हाँ, अरे तू इस घर की बड़ी बहू है, सबसे बड़ा अधिकार है तेरा। मैं तुझे तेरा अधिकार दे रही हूँ, तो खुद क्यों नहीं खड़ी होती खुद के लिए? देख बेटा, एक तुझे बात मैं अच्छे से समझा दूं, कोई इंसान जब तक खुद के लिए नहीं लड़ता ना, कोई उसके लिए नहीं लड़ सकता दुनिया में। तेरी माँ, तेरे बाप और तेरे भाई बहन या तेरी बेटी, तेरा पति, कोई तेरी ओर से नहीं खड़ा होगा जब तक तू खुद आवाज नहीं उठाएगी। और मैं तुझे अच्छे से समझा दूं, दुनिया में सारे लोग ना तेरी देवरानी जैसे ही होते हैं, जो दूसरे का सब कुछ ले लेना और उसे परेशान करना जानते हैं, उसका मजाक उड़ाना जानते हैं। लोगों को जवाब देना सीख ले बेटा। मैंने यही किया है जिंदगी भर, अपनी पूरी जिंदगी। इस विनोद के बाबूजी के मरने के बाद मैंने अपने दोनों बेटों को अकेले पाला है और अपनी बेटी को भी, उसकी अकेले मैंने शादी की है। लोगों ने मेरा बहुत बात पर मजाक उड़ाया है, सबको पंगा लेना सबसे मुझे आता था अच्छे से, सबको जवाब दिया है मैंने और अच्छे से अपनी जिंदगी जी है। और देख ले, आज 80 साल की उम्र में तेरे ससुर जी के जाने के बाद भी मैं लाल साड़ी पहनकर और बिंदी लगाकर खड़ी हूँ। किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे कुछ कह दे। और तू चुपचाप से अपनी साड़ी अपनी देवरानी को दे रही थी, ऐसा कैसे कर सकती है तू? अपने लिए लड़ना सीख ले बेटा। माँ जी, पर वो तो मेरी देवरानी है ना, मुझे तो अपने सारे रिश्तों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए ना। आना चाहिए, पर जो तेरे साथ अच्छे से पेश आए वो उसके साथ। अगर तेरी देवरानी सब कुछ नहीं समझ रही है ना, तो तुझे उसे समझाना होगा कि तू उसकी जेठानी है। गुड़िया, तुम्हें मैंने बोला था ना कि पेरेंट टीचर मीटिंग है, अपने पापा को बुला कर लाना। तुम अपने पापा को लेकर क्यों नहीं आई? तूने भी तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड दिखाती मैं तुम्हें हर बार तुम्हारा नंबर 0 आता है, क्यों नहीं सुधरती तुम? हाँ, पढ़ने लिखने में तो तुम्हारा दिमाग लगता नहीं है, बस इधर उधर बैठकर इधर उधर करना। तुम्हारे पापा को बुलाया था, क्यों नहीं बुला कर लेकर आई तुम उन्हें? मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ, बताती हूँ उन्हें। पिछली बार भी तुम रिजल्ट पर उनके झूठे सिग्नेचर करवा कर लाई थी। तुम्हारे सारे पोल खोलती हूँ मैं आज। नहीं मैडम, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे मैडम। अरे चाहिए मैडम, मेरी बात सुनिए। मैडम, आप मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है? मैं गुड़िया की माँ हूँ, मैं सुनने के लिए हूँ यहाँ पर। आप मुझे बताइए, आप मेरी बच्ची को मत डांटिए। इसने मुझे कहा था पेरेंट टीचर में आने के लिए, इसलिए इसके पापा नहीं आए। आप मुझे बताइए मैडम, क्या बात है? आपकी बेटी, मैं
मैथ में 0 लाती है हर बार, मैथ में नहीं पढ़ पाती और ना ही होमवर्क करके लाती है। अरे अगर ये अपना होमवर्क खुद से करे ना तो ये मैथ में थोड़ा तेज हो जाए। अगर इसी तरह चलता रहा तो इसका रिजल्ट हर साल खराब आएगा ना। आप लोग बच्चे पर ध्यान क्यों नहीं देते? आई एम सॉरी मैडम, आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से गुड़िया अपना सारा होमवर्क खुद करके ली जाएगी और देखिएगा आप, आगे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप सारे बच्चों में देख लीजिएगा, फर्स्ट क्लास पास होगी मेरी बच्ची। बस आप एक मौका दे दीजिए मैडम, ये अपना होमवर्क खुद से करेगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको। ठीक है फिर, आप अगर कह रही हैं तो मैं नहीं बुलाती इसके पापा को, और आप इसकी माँ हैं तो आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अब बच्ची हमेशा अच्छा परफॉर्म करे तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखिए हम इसको इस होमवर्क इसीलिए देते हैं, क्लास में तो हम काम करवा सकते हैं ना, पर होमवर्क करवाना तो पेरेंट्स का काम होता है ना। बच्चा होमवर्क कर रहा है कि नहीं ये तो आपको देखना चाहिए ना। बच्चा होमवर्क करके स्कूल नहीं लाएगा तो हम कर ही क्या लेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसे डांट फटकारेंगे। पर अगर आप इसे घर पर होमवर्क करवाएंगी तो बच्चे की प्रैक्टिस होगी। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? जी मैडम, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखूंगी। क्या हुआ मैडम, अब क्या बात हो गई? आपकी शक्ल मुझे कुछ जानी जानी सी लग रही है। अरे हाँ, आप वही है ना जिसने मैथ्स में टॉप किया था। आपकी बेटी होकर गुड़िया मैथ में टॉप नहीं कर रही है, मैथ में फेल हो रही है, ऐसा कैसे है? मैं जानती हूँ आपको। मैं जब ग्रेजुएशन में थी तब उस साल आपने मैथ्स में टॉप किया था एमएससी में। मैंने देखा था आपकी फोटो पेपर में आई थी। आप उस समय मेरी आइडल थी। मैं भी मैथ की टीचर हूँ ना, मुझे हमेशा आप जैसा बनना था। और आपकी बेटी होकर गुड़िया इस तरह से। मुझ पर भरोसा करिए मैडम, अब गुड़िया हमेशा मैथ में अच्छा परफॉर्म करेगी, मेरी ही तरह बनेगी। थैंक यू सो मच मैडम, आपने मेरे कहने पर इसके पापा को नहीं बुलाया, मैं उन्हें खुद बता दूंगी। और आगे से देखिएगा गुड़िया अपना सारा होमवर्क करके लाएगी। ओके ठीक है। बेटा रिंकू, आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी बच्ची के पेरेंट टीचर मीटिंग को अटेंड कर पाई। थैंक यू सो मच बेटा। कोई बात नहीं ताई जी, मुझे पता था कि गुड़िया बहुत डांट खाने वाली है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। मैं चाहता तो मैं ताऊ जी के भी बता सकता था, पर ताऊ जी इस पर बहुत गुस्सा करते, इसीलिए मैंने आपको बताया। माँ हमेशा अच्छी होती है गुड़िया, देखा तुमने, तुम्हें डांट से भी बचा लिया इन्होंने और टीचर के सामने तुम्हारी तरफदारी भी की। थैंक यू सो मच माँ, आप मेरी सौतेली नहीं, आप मेरी माँ हो। इस लाल रंग की साड़ी में तो तुम वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही हो, एकदम जैसे कोई नई नवेली दुल्हन। बहुत अच्छी लग रही हो। जेठानी जी, शाम का खाना बिना बनाए आप चली गई? हाँ, मटक कर यूं सच कर बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम बनकर चली गई आप। हाँ, मैंने आपसे कहा था, कितना समझाया था आपको, क्यों अपना मजाक बनवा रही हैं आप लोगों के सामने इस तरह से, इतनी रंगीन साड़ी पहनकर? हाँ, ये आपको शोभा देता है क्या? इस उम्र में आपको गंभीर होना चाहिए। एक बेटी है आपकी, आपको चिंता करनी चाहिए उसकी, उसका ख्याल रखना चाहिए। और आप अपने पति को लेकर यूं उड़ती फिर रही हैं, जैसे लग रहा है कि कोई नई नवेली दुल्हन हो आप। हाँ, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए, समझी तुम? वैसे भी पद में इस घर में तुम मुझसे छोटी हो, समझी? मेरी देवरानी हो, मेरी जेठानी बनने की कोशिश मत करो। तुमसे भले ही मैं इस घर में बाद में आई हूँ, पर तुम ही मुझे बताती रहती हो ना कि उम्र में मैं तुमसे बड़ी हूँ, और उम्र में मैं तुमसे बड़ी हूँ तो जाहिर सी बात है कि मुझे तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। इसलिए आइंदा से मुझे कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी तुम? और हाँ, एक बात और सुनती जाओ, जो मेकअप की मेरी तुम उठाकर ले गई थी उसे वापस ले आकर मेरे कमरे में रख देना, समझी तुम? मैं वो मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करूंगी, वो सब मेरे हैं, मेरे मायके वालों ने मुझे दिए हैं। अगर तुम्हें अपने चाहिए तो तुम अपने मायके से मंगा लो, तुम्हारे मायके वाले तो बहुत अच्छे हैं ना, लाकर देंगे तुम्हें। और हाँ, तीसरी और बात, आइंदा से मुझे ये बताने की कोशिश मत करना कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं। क्या है ना कि मैंने भी पढ़ाई कर रखी है, टॉपर हूँ मैं अपने टाइम की, मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं। और हाँ, मेरी बेटी है, मेरा परिवार है, मैं उसे चलाना और संभालना सीख लूंगी, तुम अपने परिवार पर ध्यान दो। और हाँ, एक बात और, फैशन का बहुत सेंस है ना तुम्हें, तो ये बालों में फूल लगाकर क्यों घूमती हो? तुम क्या कोई नई नवेली दुल्हन हो? तुम्हारा बेटा तो मेरी बेटी से भी बड़ा है, तो तुम्हें भी तो कुछ उम्र के बारे में सोचना चाहिए। हमेशा दूसरों को ही सोचवाओगी तुम, तुम्हारी बारी कब आएगी? बस जेठानी जी, सुन लिया मैंने, समझ गई मैं, जिसके मुंह में जबान नहीं थी उसको भी बोलना आ गया। हाँ, बोलना आ गया, और अब तुम्हें भी सुनना आ जाना चाहिए। और क्या है ना, मेरी मेकअप किट लाकर रख देना और उसमें सारे सामान होने चाहिए,
क्या है ना कि मैथ में मैं बहुत तेज हूँ। हर एक सामान कैलकुलेट करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। अपने टाइम में मैथ की टॉपर थी मैं। बहू, आज तूने मुझे खुश कर दिया बेटा। आज मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी विनोद की शादी एक बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की से करवाई है। बेटा हमेशा सुखी रहो, बस इसी तरह रहना बेटा। इस दुनिया में इंसान को ना जीने के लिए लड़ना ही पड़ता है, तुम चाहो या ना चाहो। इसीलिए भगवान ने महाभारत में भी अर्जुन को युद्ध की शिक्षा दी थी। अपनों से भी करना पड़े युद्ध तो करो, पर जीने के लिए जो जरूरी है वो करो। हमेशा चीज सच्चाई की ही होनी चाहिए, और सत्य के लिए तो अपनों से भी लड़ना पड़े तो लड़ो। जी माँ जी। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।